never miss an update. हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का महिंद्रास के ऑफिशियल चैनल में। मैं हूं शुभम, आपका मैथ्स मेंटर, और आज हम लोग यहां पर आ चुके हैं आपके लिए मेंस मैजिक एपिसोड नंबर 4 लेकर। ठीक है, मेंस मैजिक एक ऐसा शो जहां सिर्फ और सिर्फ बात होती है मेंस की। 3 एपिसोड हम ऑलरेडी यहां पर देख चुके हैं। लास्ट एपिसोड में हमने डीआई का एक बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन किया था, और आज उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम लोग एक टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन में लिखा है क्या, W1, W2, W3, W4, W5 5 डिफरेंट वर्क है, यानी पांचों ये अलग अलग तरह के वर्क है हमारे। ठीक है, बेसिकली मैं डीआई को सॉल्व करना ही आपको सिखाऊंगा, क्वेश्चंस तो बहुत इजी हो जाएंगे फिर हमारे लिए। ठीक है, कह रहा है ऑफ मेकिंग ट्वाइस ऑफ द सेम टाइप, मतलब एक ही टाइप के और एक ही साइज के ऐसे हैं हमारे। ठीक है, और ये 5 लोग मिलके करते हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या बोल रहा है, कह रहा था एफिशिएंसी ऑफ ईच पर्सन रिमेन्स सेम इन ईच वर्क। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर हम मान लें ए की जो एफिशिएंसी है वो है 5 ट्वाइस पर डे, जो ए की एफिशिएंसी अगर मान ले, लेट कर लें कि 5 ट्वाइस पर डे है, दैट मींस वो W1 काम करे या W2 काम करे या W3 या W4 या W5, कोई भी काम करेगा तो वो 5 के हिसाब से ही काम करेगा। अगर हमारा D है वो 6 के हिसाब से काम कर रहा है तो वो कोई भी काम करेगा, कैसा भी काम करेगा, वो 6 के हिसाब से ही काम करेगा। ये बात सबको समझ में आ रही है? अच्छे से जबरदस्त तरीके से क्लियर हो रहा है? ठीक है, क्वेश्चन बहुत शानदार है, मिसिंग डीआई है, टाइम एंड वर्क पे बेस्ड है। अब इस डीआई पे ये समझना है कि क्वेश्चन को हम कैसे स्टार्ट करें। तो मैं पहला क्वेश्चन ले आता हूं सबसे पहले, और ये इसके कुछ ऑप्शंस हैं। मैं तो सिर्फ और सिर्फ यही करूंगा, आप क्या करो, वीडियो को पॉज कर दो, वीडियो को पॉज कर दो, और एक बार इस क्वेश्चन को 2 मिनट तक सिर्फ और सिर्फ सोचने की कोशिश करो कि मैं इस क्वेश्चन को कहां से स्टार्ट करूं और कहां पे खत्म करूं। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ये सोचने की कोशिश करो कि मैं इस क्वेश्चन को कहां से स्टार्ट करूं, कहां पे खत्म करूं, कि ये क्वेश्चन मेरा सॉल्व हो जाए। ठीक है, ये अरिथमेटिक से रिलेटेड डीआई है। ठीक है, और ऐसी डीआई पूछी जाती है एग्जाम में, और ये बहुत अच्छे लेवल की डीआई है। एक बच्चे की फंस गई है डीआई, उसने मुझे सेंड की कि सर ये वाली डीआई आप थोड़ा सा बता दीजिए। मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मैंने कहा बिल्कुल मैं मेंस मैजिक पे आपको इस डीआई को सॉल्व करके जरूर बताऊंगा। ठीक है, अब यहां पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है हु अमंग द 5 इज लीस्ट इफिशिएंसी। ठीक है, मतलब सबसे कम, अगर देखा जाए सबसे कम इफिशिएंसी यहां पर किसकी है, ये हमको यहां पर बताना है। सबसे कम इफिशिएंसी यहां पर किसकी है। तो आपसे मैं सिर्फ और सिर्फ ये कहूंगा कि आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला कौन सा याद है भाई? एक हमने पढ़ा था ना, M1D1H1/W1 इज इक्वल टू M2D2H2/W2। बेसिकली ये हमारा वो मसाला आता था, MDH मसाले, MDH मसाले, सच MDH है ना, जिसमें एक बहुत बूढ़े बाबा थे जिनकी एज काफी ज्यादा थी। ठीक है, तो वही ये फॉर्मूला है हमारा, वहीं से ये फॉर्मूला बना, कौन सा, M1D1H1/W1 इज इक्वल टू M2D2H2/W2। ये हमारा वहीं से फॉर्मूला हम बोल सकते हैं बना। ठीक है, अब आप ये देखो कि अगर हम यहां पर देखें तो यहां पर कुछ लोग हैं और उनकी इफिशियंसी है। ठीक है, ये डेज दिए गए हैं कि कितने कितने दिनों तक इन लोगों ने काम किया। ठीक है, तो अगर हम देखें तो सिर्फ 2 ही चीजें यहां पर दी गई, सिर्फ M1 और D1 ही यहां पर दिया। क्या क्लियर हो रहा है ना? ठीक है, तो हम फॉर्मूले को क्या बना सकते हैं, हम फॉर्मूला बना सकते हैं M1D1 इज इक्वल टू M2D2। हम इस फॉर्मूले को क्या बना सकते हैं भाई, M1D1 इज इक्वल टू M2D2। कॉपी पेन लेकर बैठे, क्यों? क्योंकि कुछ अच्छा सीखना है, कुछ अच्छा समझना है हमें। ठीक है, ऐसी डीआई अगर एग्जाम में आ जाती है ना, तो आप ये समझ लो कि 98% प्लस बच्चे इस डीआई को छोड़ देते हैं, स्किप कर देते हैं। लेकिन मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि ये डीआई स्किप करने लायक है। क्यों? क्योंकि यार आपके 35 क्वेश्चन ही तो पूछे जा रहे हैं, और 35 क्वेश्चन में आपको 45 मिनट का टाइम दिया जा रहा है, और यहां पर ये क्वेश्चन 60 नंबर के हैं। और डीआई की बात करें तो एक क्वेश्चन हम बड़ा 2 नंबर का मांग सकते हैं। सिर्फ इतने को सॉल्व करने से 5 दूना 10 नंबर हमारे तैयार हो जाएंगे। तो अगर हमने इस डीआई में 10 मिनट का टाइम भी ले लिया ना, तो भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 10 मिनट टाइम लेकर भी अगर हम इस डीआई को बना लेते हैं ना, तब भी डीआई आराम से हम कर सकते हैं, तब भी हमें इसको स्किप नहीं करना चाहिए। बस मेन क्या होता है कि वो हमें अप्रोच समझ में आनी चाहिए कि इसकी अप्रोच क्या हो। ठीक है,
तो आपसे अगर मैं बोलूं सबसे पहले कि अगर हम इसकी एफिशिएंसी, ए की एफिशिएंसी को ए, बी की एफिशिएंसी बी, सी की सी, डी की डी और ई की ई मैं मान लूं, ठीक है। तो अगर मैं यहां पर देखूं तो मेरे पास कॉमन क्या क्या है, अगर मैं कंपेयर करने की बात करूं तो आप ये देख रहे हो कि यहां पर W3 में B का, W3 में D का, W5 में B का और W5 में D का, ये दोनों कॉमन मिल रहा है। आप अगर ढंग से देखो तो ये दोनों कॉमन मिल रहा है, यहां पे और यहां पर ये कॉमन मिल रहा है बिल्कुल। मतलब कुछ तो हम यहां से रिलेशन निकाल सकते हैं। एक हम रिलेशन कहां से निकाल सकते हैं, एक हम रिलेशन यहां से निकाल सकते हैं कि ये और ये ले लें। अगर हम ये दोनों ले लेते हैं तो भी हम रिलेशन यहां से निकाल सकते हैं। क्लियर हो रही है बात सबको? ठीक है। अब आप ये देखो सिर्फ और सिर्फ क्या कि अगर हम C और E की बात करते हैं, ठीक है, C और E की बात करते हैं तो हम बोल सकते हैं कि C का मल्टीप्लाई किससे, y+2 से, C का मल्टीप्लाई y+2 से, ठीक है, बराबर E का मल्टीप्लाई किससे, 2z+2 से, 2z+2 से। ऐसा कर सकते हैं हम। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि दोनों ही बार में W2 ही हमारा कॉमन है, दोनों ही बार में W2 हमारा कॉमन है, और जब सेम वर्क है तो सेम वर्क चाहे ये करे दोनों ही आपस में बराबर आएंगे। यानी हम बोल सकते हैं क्या कि भैया C मल्टीप्लाई बाय इतना दिन बराबर E मल्टीप्लाई बाय इतना दिन। बात समझ में आ रही है सबको? ठीक है। और अगर मैं यहां से C/E निकालता हूं, तो मैं सीधा बोल सकता हूं ये बनेगा 2z+2 अपॉन y+2, 2z+2 अपॉन y+2। मैं सीधा सा फंडा लिख सकता हूं। सारे लोगों को ये बात क्लियर हो रही है? सारे लोगों को समझ में आ रहा है मैं W2 के लिए लिखूं? और ऐसे ही अगर मैं यहां से C/E से, यहां से भी मैं C/E निकालने की बात करूं तो मैं डेफिनेटली निकाल सकता हूं। कैसे? कि अगर मैं W फॉरवर्ड कोई कर रहा हूं तो मैं ये लिख सकता हूं C y+1/3 बराबर E 2z -4/3। ऐसा लिख सकता हूं क्या? C मल्टीप्लाई बाय y+1/3 इज इक्वल टू E मल्टीप्लाई बाय 2z -4/3। सीधा सा फंडा है। और अगर मैं यहां से C/E निकालने की बात करूं, तो सीधा लिख सकते हैं 2z -4/3 अपॉन y+1/3। सीधा लिखा जा सकता है इसको। अब आप ये देख रहे हो कि जो मुझे यहां से भी C/E और यहां से भी C/E, यानी दोनों ही जगह से अगर मुझे C/E मिल पा रहा है तो मैं तो क्वेश्चन में दोनों को बराबर भी कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि ये वाला C/E की वैल्यू ये वाले C/E की वैल्यू के बराबर होगी, है ना। और जब ये बराबर होगा तो मैं सीधा लिख सकता हूं क्या, 2z+2 अपॉन y+2 इज इक्वल टू यहां पर 2z -4/3 अपॉन y+1/3। ऐसा हम लोग आसानी से लिख सकते हैं। 2z+2 अपॉन y+2 इज इक्वल टू 2z -4/3 अपॉन y+3। ऐसा हम लोग बिल्कुल आसानी से लिख सकते हैं। इसमें मुझे लगता है यहां तक सारे बच्चों को सारी ये चीजें क्लियर हो, समझ आ रहा है सबको? ठीक है। अब आप सीधा देखो कि अगर मैं इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये बनेगा y+2 इंटू 2z -4/3 बराबर 2z+2 मल्टीप्लाई y+1/3। ऐसा हम लिख सकते हैं। क्लियर हो रही है बात? ठीक है। अब आप ये देखो कि अगर मैं यहां पे मल्टीप्लाई करूं और y का पहले करूं तो ये बनेगा 2yz -4y/3। माइनस पे क्या बनेगा भाई? माइनस पे बनेगा ये कितना, 4y/3। क्लियर है? अच्छा, 2 का मल्टीप्लाई करूं तो प्लस का 4z -4 2 8 यानी 8/3। क्लियर हो रही है बात सारे लोगों को? अच्छे से समझ आ रहा है? ठीक है। अगर मैं यहां पर मल्टीप्लाई करूं तो y से करूंगा तो 2yz प्लस 2yz हुआ प्लस
यहां से 2y प्लस 2 1 जा 2 यानी 2/3z और प्लस पे आ गया 2/3 और प्लस पे आ गया 2/3। आई होप सारे लोगों को यह बात क्लियर हो रही होगी कि ये मैंने मल्टीप्लाई कैसे किया है। नॉर्मल सी चीज, ठीक है। आप ये देख रहे हो 2yz मेरा क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। 2yz मेरा कैंसिल आउट हो गया। और अगर मैं यहां से y को, ये माइनस का है, इसको ही वहां ले जाता हूं, ठीक है। अगर मैं y को वहां ले जाऊं तो बनेगा 3 2 6 प्लस 4 10 यानी 10y/3 बनेगा। 4z है, अगर मैं z को यहां पे ले आऊं तो ये माइनस का हो जाएगा, तो 4 3 12 और 12 में 2 गया तो बचेगा 10 यानी 10z/3 बनेगा। 10z/3 बन जाएगा। अब कौन सा टर्म बचा, एक मेरा ये वाला बचा मेरे बच्चे और एक मेरा ये वाला टर्म बचा, दो टर्म बचे मेरे पास, है ना। तो अगर मैं इस वाले को वहां ले जाता हूं तो हम लिख सकते हैं क्या कि प्लस यहां पे 3 आ जाएगा, एलसीएम 8 और होता है 10, तो यानी 10/3 बन जाएगा। यानी मेरा ये 10/3 बन जाएगा और मैं सीधा बोल सकता हूं 10/3 कैंसिल होके z इज इक्वल टू बन जाएगा y+1। z इज इक्वल टू हो जाएगा y+1। ये सारे लोगों को अगर ये बात समझ में आ गई तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दो। सारे लोगों को अगर ये बात क्लियर हो रही है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दो कि मैंने z की वैल्यू कैसे बताई है। z की वैल्यू हमारी निकल के आई है क्या, y+1। शानदार दिया ये, जबरदस्त वाली, ठीक है। अब मैं इस चीज को ना याद रखूंगा, z इज इक्वल टू y+1, ठीक है। मैं इसको इरेज कर रहा हूं पूरा का पूरा, ठीक। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं दूसरे को ही उठाता हूं, ठीक है। अब मैं दूसरे को ही उठाऊं तो मैं देख रहा हूं क्या कि अगर मैं इनको ले लूं, इसको 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 और इसको, अगर मैं इन चारों को ले लूं तो काम हो सकता है। जैसे W3 में अगर मैं देखूं तो मैं लिख सकता हूं b मल्टीप्लाई कितना 4y+0.5 4y+0.5, ठीक है, इज इक्वल टू d इंटू कितना 3y+1 इंटू 3y+1। ऐसा मैं यहां पर लिख सकता हूं, ऐसा मैं यहां पर लिख सकता हूं। आई होप क्लियर हो रहा होगा। अगर मैं यहां पर b/d निकालता हूं तो b/d मेरा निकल के आएगा क्या भाई, 3y+1 अपॉन 4y+0.5 4y+0.5 और ये हमारा बन गया क्या, b/d। क्लियर हो रही बात, ठीक है। अब ये देखो कि जब हमें b/d यहां से मिल गया तो यहां से भी b/d W5 का निकाल सकते हैं। तो क्या बनेगा, b मल्टीप्लाई बाय कितना 3z+3 इज इक्वल टू d इंटू 3z इज इक्वल टू d इंटू 3z, d इंटू 3z लिख सकते हैं। क्लियर हो रहा सबको, है ना। और हम यहां से क्या लिख सकते हैं कि सर 3z+3 अपॉन 3z, ठीक है, ये आएगा क्या, d/b आएगा। मैं उल्टा कर दिया, रुक जाओ, अब सही है। अगर मैं यहां से b/d निकालूं तो b/d क्या आ जाएगा, 3z/3z+3 ये बन जाएगा। और जब यहां से भी b/d यहां से भी b/d, यानी हम इसे बराबर करके लिख सकते हैं क्या कि 3y+1 अपॉन 4y+0.5 इज इक्वल टू क्या, 3z अपॉन 3z+3 3z/3z+3 ऐसा लिखा जा सकता है, ठीक है। 3z+3z/3 ऐसा लिखा जा सकता है। और अगर हम चाहें तो 3 सबका कैंसिल आउट भी कर सकते हैं। इसका 3 क्या कर सकते हैं, कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो ये 1 बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। ऐसे ये बात सबको समझ आ रही है, ठीक है। अब आप ये देखो कि अगर हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या बनेगा, 3y+1 इंटू z+1 बराबर 4y+0.5 मल्टीप्लाई बाई z। मल्टीप्लाई बाई z ऐसा लिखा जा सकता है, ठीक है। अब अगर हम यहां पे मल्टीप्लाई करें तो हम क्या लिख सकते हैं, 3yz प्लस 3y प्लस z प्लस 1 बराबर 4yz प्लस 0.5z।
ऐसा लिख सकते हैं ना भाई, z का मल्टीप्लाई किया 4yz प्लस 0.5z। सारे लोगों को क्लियर हो रही है बात? ठीक है। अब हम लोगों को क्या पता है, हम लोगों को पता है कि z इज इक्वल टू क्या है, y प्लस 1 है। यानी अगर मैं यहां पर z वाले एक साइड कर लूं, मैं इनको पूरे को ना उस साइड ले जाता हूं, तो 4y में 3y जाएगा तो कितना बचेगा भाई, yz बचेगा, yz बस बचेगा मेरा, है ना। अच्छा यहां पर अगर बात करें तो 0.5z है और यहां पर z जाएगा तो यह बचेगा माइनस का 0.5z, माइनस का 0.5z। ये 3y वहां जाएगा तो बचेगा माइनस का y और माइनस का 1 बराबर हो जाएगा 0। समझ आ रही बात? yz हो गया, यहां से हमने z को ले गए तो माइनस का हो गया 0.5z, ये माइनस का 3y माइनस 1 बराबर ये 0 हो गया। ये बात सब लोगों को क्लियर हो रही है? ठीक है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, z की जगह हम लोग लिखने वाले हैं क्या, z की जगह हम लिखेंगे y प्लस 1। z की जगह हम लिखेंगे क्या, y प्लस 1 लिख देंगे। और y प्लस 1 हमने यहां पे लिखा तो y, z की जगह y प्लस 1 माइनस 0.5, z की जगह y प्लस 1 माइनस 3, y की जगह z प्लस y प्लस 1, नहीं 3, y तो है ही, y तो है ही अपने आप में, 3y माइनस 1 बराबर 0, 3y माइनस 1 बराबर 0 हो गया। क्लियर? अगर मैं यहां पर मल्टीप्लाई करूं तो ये क्या बन जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस माइनस 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 बराबर 0, यही बन जाएगा भाई, वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0.5y माइनस का 0.5 माइनस 3y माइनस 1 बराबर 0, है ना। अब वाई स्क्वायर तो सीधा सीधा दिख रहा है, वाई स्क्वायर तो सीधा सीधा दिख रहा है। अगर हम यहां से देखें तो 3y और 0.5y हो जाएंगे कितने, 3.5y, और 3.5y में y गया तो बचेगा 2.5y, ये बचेगा 2.5y। बात समझ में आ रही है? ठीक। और यहां पर अगर हम बात करें तो यहां पर हम बोल सकते हैं 0.5 माइनस 1, यानी ये हो जाएगा माइनस का 1.5, यानी ये हो जाएगा माइनस का 1.5 बराबर 0। क्लियर हो रही बात सारे लोगों को? क्लियर है? अगर मैं यहां से पॉइंट हटा दूं, यहां से पॉइंट हटा दूं तो यहां पे मैं 10 लिख सकता हूं, यहां पे मैं 10 लिख सकता हूं। 150 के ऐसे फैक्टर करो कि माइनस करने में हमारा कितना आ जाए, 25 आ जाए। 150 के ऐसे फैक्टर करो कि माइनस करने में 25 आ जाए, तो आप सीधा देख सकते हो कि 35 होता है 150, यानी एक हमारा बनेगा 30 और एक हमारा बनेगा 5, एक हमारा बनेगा 30 और एक बनेगा हमारा 5। और स्टार्टिंग में 10 चल रहा है तो 10 से कर देंगे डिवाइड। पहली बात तो माइनस वाला हम लेते नहीं कभी, यहां से 10 3 30, यानी y की जो वैल्यू आएगी वो 3 आ जाएगी, यानी हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो y की वैल्यू है वो 3 आ जाएगी, y की वैल्यू हमारी 3 आ जाएगी। अगर y की वैल्यू 3 आ रही तो z इज इक्वल टू y प्लस 1 था, यानी z की वैल्यू हम बोल सकते हैं 4 आ जाएगी, z की वैल्यू 4 आ जाएगी। आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी, और ये समझ में आ गया मतलब पूरे के पूरे सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए। कैसे सॉल्व हो गए मैं बताता हूं, देखो आप ये देखो, अगर हम यहां पर देखें W2 को, ठीक है, तो 5y है। अगर हम a की बात करें, अगर हम a की बात करें तो 5y है ना, 5y है ना, 5y मतलब 5 गुणे 3 15, क्योंकि y की वैल्यू 3 है, यहां पर y प्लस 2 है, ठीक है, तो c की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 3 प्लस 2 5, यानी 5 हो गए। और अगर हम e की बात करें तो e बराबर क्या हो जाएगा, 2z प्लस 2 है और z की वैल्यू हमारी 4 है, अभी अभी निकाली थी, 4 2 8 प्लस 2 डेट इज 10 हो गया, डेट इज 10 हो गया। और अगर हम इसका एलसीएम ले ले तो इसका एलसीएम आएगा 30, इसका एलसीएम आएगा 30, और ये हमारा कहलाएगा क्या, W2। 15 से 30 2 बार में जाता है, 5 से 6 बार में, 10 से 3 बार में, और इससे मतलब हो जाएगा क्या, खत्म। इससे मतलब हो जाएगा क्या, खत्म। यानी हमें क्या पता चला कि W2 हमारा 30 है, और जिसमें A, C और E की जो इफिशियंसी है वो 2 6 और 3। क्लियर हो रही है बात? ठीक है। अब अगर हम ऐसे ही W3 की बात करें तो हमारा 8y प्लस 1 है, तो 8 गुणे 3 24 प्लस 1 यानी 25 हो गया A की वैल्यू, A की वैल्यू 25 हो गई। अगर हम यहां पर बात करें B की, ठीक है, B की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, अगर हम B की बात करते हैं यहां पर तो हम सीधा बोल सकते हैं क्या कि y की वैल्यू 3 है, तो 4 गुणे 3 12 यानी 12.5 हो गया,
बी की वैल्यू हो गई कितनी 12.5 हो गई। अगर हम यहां पर डी की बात करते हैं तो डी की वैल्यू हम सीधा सीधा देख सकते हैं कि अगर हम 3 रख दे 3 3 जो 9 1 10 हो गई इसकी वैल्यू कितनी हो गई 10 हो गई डी की, है ना। अगर हम इसका एलसीएम लेते हैं तो इसका जो एलसीएम आएगा वो 50 आएगा। यहां पर अगर हम देखें तो ए की वैल्यू कितनी आएगी 2, यहां भी 2 आ रही है। बी की 12.5 से देखें तो 4 आएगी और 10 की कितनी आएगी 5 आएगी। 10 से कितनी आएगी 5 आएगी, यानी हमें सबकी एफिशिएंसी पता चल गई। और ये जो वर्क है ये W2 हो गया। अब आप सीधा देख W3 है, ये W3 हो गया। अब एज पर रिक्वायरमेंट हम सारी की सारी वैल्यूज को निकाल लेंगे। अब आप ये देख पा रहे हो क्या कि ए की जो एफिशिएंसी है वो 2 आ गई, जो सी की एफिशिएंसी है वो 6 आ गई, जो ई की एफिशिएंसी है वो 3 आ गई, जो ए की एफिशिएंसी है वो 2 आ गई, और जो बी की एफिशिएंसी है वो कितनी आ गई 4 आ गई। सबकी एफिशिएंसी पता चल गई। अब अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करें, कह रहा हु अमंग द 5 इन द लीस्ट एफिशिएंसी, सबसे कम एफिशिएंसी किसकी। और अगर आप देख पा रहे हो तो सबसे कम एफिशिएंसी है वो है किसकी, ए की। ए है, सी है, ई है। अच्छा मैंने डी की नहीं लिखी यहां पे, मैं डी की भी लिख देता हूं। डी की कितनी है 5 है। तो सबसे कम जो हमारी है वो किसकी है, ए की। यानी हम सीधा बोल सकते हैं क्या कि जो हमारा ए होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। क्लियर हो रही है बात। मतलब इतनी चीजें सॉल्व हो गई ना, फिर कुछ नहीं बचा। अब कह रहा है ए एंड सी टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क, कितने दिन में W2 कर पाएंगे। तो आपने देखा कि W2 हमारा 30 है, W2 हमारा 30 वर्क है। और कराना किससे, A प्लस सी से। तो A की वैल्यू 2 है और C की वैल्यू कितनी है भाई 6 है, यानी 6 और 2 कितना हो गया 8, यानी 30/8 हो गया। अब 30/8 हो गया, यानी हम इसे लिख सकते हैं 3 होल 3/4, 3 सही 3/4 दिन या 3.75 डेज कह सकते हैं। देख ले ऑप्शन है कि नहीं, बिल्कुल 3.75 और 3.75 ही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आई होप ये डीआई आपको समझ में आई होगी। आपका होमवर्क सिर्फ और सिर्फ इतना है कि आपको ये 3 क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, यहां पर 3 क्वेश्चन आपको आंसर करके होमवर्क के कमेंट बॉक्स में बताना है और साथ में ये भी बताना है कि डीआई कैसी लगी। सबसे पहला स्क्रीनशॉट ये ले लो, ले लिया होगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन ये है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। और एक ये क्वेश्चन देखो, इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। तो आई होप मेज मैजिक का एपिसोड नंबर 4 आप लोगों को सबको समझ में आया होगा। एपिसोड अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलना और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि सो हमको कैसा लगा। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट एपिसोड नंबर 5 पे कुछ और भी बहुत बेहतरीन चीजों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.